Hello everyone, this is Surendra and you are watching Sasuka Surendra. Okay, and today we are going to start with a new unit current electricity. Okay, so let me start without any delay. ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट से. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट इस क्या होता है बेसिकली. इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन हमने इस तरीके से किया है कुछ कि अगर हमारा कोई चार्ज है वो एक एरिया से दूसरे एरिया पर ट्रांसफ़र हो रहा है in some time, then it is called electric current. Okay, rate of transfer of charge from an area to other. Okay, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि अगर कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज किसी भी फॉर्म में, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स है. इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं. ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन्स किसी एरिया में फ्लो करने लगते हैं तो उस एरिया में करंट फ्लो करने लगेगा. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, एक साइड से दूसरी तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया है, मतलब कि चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है. ठीक है, अब मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं इसको. आई रिप्रेजेंट्स करंट. ओके, आई क्या होता है? करंट होता है. आई हम लिखते हैं डी क्यू बाई डी टी, मतलब कि रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, और ऐसा कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, और ये एक सरफेस के या किसी पर्टिकुलर एरिया के थ्रू हो रहा होगा. ठीक है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी भी हम करंट को लिख सकते हैं. ठीक है, अब करंट की एक ऐसा यूनिट होती है एम्पेयर, जिसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, एम्पेयर जो होती है करंट की एसआई यूनिट होती है. ठीक है, अब मुझे अगर एक एम्पेयर डिफाइन करना है, सो हाउ विल आई डिफाइन 1 एम्पेयर. तो मुझे क्या बेसिकली करना क्या है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी. ठीक है, अगर मुझे आई को 1 बनाना है तो बेसिकली मुझे क्यू और टी की वैल्यू इक्वल रखनी पड़ेगी. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम 1 एम्पेयर को, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है ये 1 एम्पेयर की, इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि 1 कॉलम ऑफ चार्ज क्रॉसेस एन एरिया इन 1 सेकेंड. अगर एक कॉलम चार्ज 1 सेकेंड में कोई पर्टिकुलर एरिया क्रॉस कर रहा है तो उसका मतलब है कि 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो चुका है. ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं. अगर हमें एवरेज इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू लिखनी है आई एवरेज की, तो हम इफ़ आई वांट टू राइट द एवरेज इलेक्ट्रिक करंट, सो हाउ वुड आई राइट डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी. ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं. अब हमने बेसिकली जान लिया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो करता है. ठीक है, अब ये किस डायरेक्शन में फ़्लो करता है, किधर फ्लो नहीं करता है, वो सारी चीज़ हम और भी देखने वाले हैं. लेकिन उससे पहले फिजिक्स में 3 तरह की क्वांटिटी होती हैं. वी हैव 3 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ इन फिजिक्स: स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर. ओके, सो व्हाट इज़ बेसिकली करंट देन. तो करंट इज़ बेसिकली टेंसर. करंट क्या है? करंट इट्स नाइदर स्केलर नोर अ वेक्टर, इट्स अ टेंसर. अब टेंसर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं या करंट को टेंसर क्यों कहते हैं, वो अब उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ. ठीक है, हमारे पे क्या है, 2 एम्पेयर करंट इस वायर से आ रहा है. ठीक है, 4 एम्पेयर करंट इस वायर से आ रहा है, और ये दोनों वायर 90 डिग्री पर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. ठीक है, तो टोटल करंट जो इस वायर से जा रहा होगा वो कितना होगा, 6 एम्पेयर. 2 और 4 को ऐड करके इधर को 6 एम्पेयर करंट जा रहा है. ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दूसरे केस में 4 एम्पेयर करंट इधर से आ रहा है. ठीक है, लेकिन 2 एम्पेयर का डायरेक्शन अपोजिट कर देता हूँ, इधर को जाने लगा. तो अब इस वाले वायर से कितना करंट जा रहा होगा, 2 एम्पेयर. तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं किसी वायर में करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहा हूँ तो करंट दूसरे वायर से कितना जा रहा है उस पर फ़र्क पड़ रहा है. ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा मैटर कर रहा है. ठीक है, दोनों इधर आ रहे थे करंट, तो इधर 6 एम्पेयर था, एक इधर आ रहा है, एक इधर जाने लगा, तो 2 एम्पेयर है. ठीक है, ये पहली बात कि डायरेक्शन तो मैटर कर रहा है, तो इसका मतलब ये वेक्टर होना चाहिए. लेकिन ये वेक्टर नहीं होता. क्यों? क्योंकि अगर मैं ये देखूँ 2 एम्पेयर करंट इधर से आया, 4 एम्पेयर इधर से आया, और ये 90 डिग्री पे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनका रिजल्टेंट जो होना चाहिए 2, 4,
6 मतलब √20 इनका रिजल्टेंट होना चाहिए। अगर मैं वेक्टर एडिशन करूं तो इनका जो रिजल्टेंट हमें मिलना चाहिए वो यहाँ पर 6 एम्पेयर की जगह √20 एम्पेयर होना चाहिए, लेकिन वो है नहीं, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज़ विच कैन विच द क्वांटिटीज़ विच माइंड्स डायरेक्शन बट दे डोंट फॉलो द लॉ ऑफ अलजेब्रा, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं, टेंसर, ठीक है। अब टेंसर क्या है, इट डजेंट फॉलो द वेक्टर अलजेब्रा बट डायरेक्शन मैटर्स। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं टेंसर, ठीक है। तो हम करंट क्या है, एक टेंसर है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन मैटर करता है बट अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करता, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करने वाले हैं, जो कि हम बात कर रहे थे हाउ, किस डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, ठीक है। अगर मैं करंट की बात करूं तो हमारा जो करंट होता है वो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में फ़्लो करता है, ठीक है। अगर ये मेरे पास कंडक्टर है, इसमें मैं मान लेता हूँ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, अंदर इसके, तो मान लो इस डायरेक्शन में वो पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट भी इसी डायरेक्शन में फ़्लो करेगा, ठीक है, जैसे कि इस कंडक्टर में देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर मेरे पास इसी कंडक्टर में नेगेटिव चार्ज है तो करंट किधर फ्लो करेगा, नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो करेंगे तो करंट उनके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करने वाला है, ठीक है। सो करंट उसी डायरेक्शन में फ्लो करता है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते हैं, और उस डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो करता है जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज फ्लो करते हैं, ठीक है। करंट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग पॉजिटिव चार्जेस एंड अपोजिट टू द नेगेटिव चार्जेस, ओके। जो ये बात हमें ध्यान रखनी है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास, क्या होता है, मेटल्स होते हैं या कंडक्टर होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, मेटल, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम डिफाइन करेंगे एक नेक्स्ट क्वांटिटी, करंट डेंसिटी। बेसिकली करंट डेंसिटी का मतलब होता है कि अगर हमें ये कंडक्टर है, इस पर अगर मैं कोई पर्टिकुलर एरिया ले लेता हूँ, मान लो पॉइंट ए ले लेता हूँ, उस पॉइंट ए पर मुझे डिफ़ाइन करना है कि मुझे जानना है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं उसको डिफ़ाइन करता हूँ करंट डेंसिटी से, जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब करंट डेंसिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये मान लो एक कंडक्टर है और ये आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो। अब इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया जो परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो है, जिसका एरिया ए है, उसमें अगर मुझे करंट डेंसिटी डिफाइन करना है तो मैं कैसे करूँगा, तो उसको डिफाइन करने के लिए मैं जितना करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो को टोटल एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास करंट डेंसिटी आ जाएगी। करंट डेंसिटी का मतलब है कि करंट इन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। अब एक केस मेरा ये था कि क्रॉस सेक्शन एरिया परपेंडिकुलर था, ठीक है। अगर मान लो मैं थोड़ा टेढ़ा या टिल्टेड कंडक्टर सरफेस ले लेता हूँ, जैसे ये है, ठीक है, जो थोड़ी टेढ़ी है, जिसका एरिया ए डैश है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन जिसका परपेंडिकुलर था और जिसका टिल्टेड है, उनके बीच का एंगल ये थीटा दे रखा है, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ जो थोड़ा टेढ़ा एरिया है, एरिया ले रखा है, ठीक है, उसमें अगर मुझे करंट डेंसिटी डिफाइन करनी है तो कैसे करूँगा, करंट तो सेम है, आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, लेकिन अब मेरा क्या चेंज हो रहा है, एरिया चेंज हो रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे अब जो एरिया लेना है वो परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो लेना है, ठीक है। तो इस वाले एरिया वेक्टर का कंपोनेंट लेना है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, ए डैश कोस थीटा, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ए डैश कोस थीटा। तो अगर सरफेस परपेंडिकुलर नहीं है तो मुझे उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही लेना है एरिया का, ठीक है। तो वो क्या है, ए डैश कोस थीटा, ठीक है। अब मैं, ये एक जनरल फॉर्म है, ठीक है। इसका स्पेशल केस क्या होता है कि जब ये थीटा जीरो हो, मतलब कि ये उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ये जनरल केस है। अब मैं इसको आगे एक्सप्लेन करता हूँ, तो मैं इस क्वांटिटी को इधर ले जाता हूँ, तो ये बन जाएगा जे ए कोस थीटा, ठीक है, इजिकल्स टू आई, ठीक है। अब ये पूरी क्वांटिटी जे कोस थीटा, जे ए डैश कोस थीटा, जे डॉट ए है क्या, ये देखो, क्योंकि ए बी कोस थीटा क्या होता है,
स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कोस थीटा। इसको इससे कंपेयर करेंगे तो जे डैश ए कोस थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जे डॉट ए डैश। ठीक है, तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू जे डॉट ए डैश। ठीक है, ये समझ में आता है। अब इसी को मैं और फर्दर इस तरीके से लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डी ए। मतलब क्या हुआ, अगर मैं छोटे से एरिया को एक पूरे सरफेस पे इंटीग्रेट कर दूंगा तो मुझे उस सरफेस से कितना करंट फ्लो कर रहा है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको और इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए। ठीक है, डी ए इज स्मॉल एरिया। अब करंट डेंसिटी समझ में आता है। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि ये एरिया पे बात कर रही है और एरिया हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो जे इज हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब करंट डेंसिटी की डायमेंशन क्या होंगी, आई की डायमेंशन क्या होती है, एम्पियर, एरिया की मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इज यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। ठीक है, इसकी डायमेंशन भी आप निकाल सकते हैं। करंट की हो जाएगी एम्पियर और मीटर स्क्वायर की एल टी स्क्वायर, और ये एल टी स्क्वायर डिवीज़न में ऊपर जाके आएगा तो ये हो जाएगा एल टी माइनस टू, इसकी डायमेंशन। ठीक है, करंट डेंसिटी की। अब हम आगे मूव करते हैं। अब जो मैं बात करने वाला हूँ वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इसको हमें थोड़ा विजुलाइज करना, फील करना है, तभी हम समझ पाएंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करूँ तो कुछ इस तरीके से बात कर सकते हैं। मान लो ये कंडक्टर है, अभी इस कंडक्टर में मैंने कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं कर रखा है। ठीक है, एज इट इज़ रखा है। तो कंडक्टर में क्या होता है, फ्री चार्जेस होते हैं। ठीक है, किसी भी कंडक्टर में फ्री चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, नेगेटिव चार्जेस होते हैं। ठीक है, और इस तरीके से मेटल्स बने होते हैं। मेटल्स में क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उनके चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज का स्पेयर होता है। ठीक है, तो जो मेटल्स होते हैं, मान लेते हैं एन ए मान लेते हैं, तो एन ए के टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, 8 एंड आउटर मोस्ट में 1। ठीक है, तो जो 1 है आउटर मोस्ट में वो क्या होता है, फ्री होता है, वो अपर वाले सेल्स में भी जा सकता है। ठीक है, तो वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। फ्री चार्जेस मेटल्स में या कंडक्टर में रैंडमली मूव करते रहते हैं। ठीक है, अब मेरे को ये दे रखा कंडक्टर, इसमें क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन में ऐसे तो बिलियंस और मिलियंस ऑफ, मतलब इतने ज़्यादा होते हैं कि वो नंबर उनका टेंड इन्फिनिटी को टेंड करता है, इतने ज़्यादा फ्री चार्जेस होते हैं एक कंडक्टर में। तो मैं एक पर्टिकुलर फ्री चार्ज की स्टडी करूँगा, उसके अकॉर्डिंगली सारे को कलेक्शन में स्टडी हो जाएगी। ठीक है, एक की इन सारे फ्री चार्ज की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, तो एक की अगर मैं स्टडी कर लूँ उससे हमें आसानी हो जाएगी, तो इसी से मैं सारों की स्टडी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक चार्ज लिया, तो अब ये रैंडमली मूव करते हैं। मान लो ये इधर गया, इधर गया, इधर गया, लेकिन रैंडमली मूव करने के बाद एक दूसरे से टकरा कर अपनी सेम पोजीशन पर आ जाते हैं। ठीक है, टोटल अगर इनका मोशन देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। ऐसा तो नहीं होता ना कि ये कंडक्टर है, टकरा के इसके अंदर जो कोलिजन हो चल रहे हैं फ्री चार्जेस में, वो टकरा के अपने आप ही इसको इधर कर दें, डिस्प्लेस, टकरार हुई और ये इसको डिस्प्लेस कर दिया। ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो टकरा के आपस में इनका मोशन जीरो ही हो जाता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन है अपनी जगह, एक फ्री चार्जेस है, ये हमारा फ्री चार्जेस है। मान लो इसका मोशन इधर हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, बट अपनी सेम जगह आ गया है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी क्योंकि ये अपनी सेम जगह आ गया वापस। ठीक है, लेकिन स्पीड इसकी जीरो नहीं होगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव करते रहते हैं। 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड की लगभग स्पीड से मूव करते रहते हैं। ठीक है, दूसरे केस में क्या है कि मेरे पास मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, मतलब कि वोल्टेज अप्लाई कर दिया
एक कंडक्टर के अक्रॉस बी। अब इस वोल्टेज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इज़ इन द डायरेक्शन वेयर द पोटेंशियल डिक्रीजेज। तो इधर पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, ठीक है। अब ये फ्री चार्ज ने रैंडमली मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है। अब मूव करके ये अपनी सेम पोजीशन पे नहीं आएगा, बल्कि ये थोड़ा आगे चला जाएगा। आगे क्यों चला जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर एक फोर्स लगा है, जिसकी वजह से इसने थोड़ा आगे मूव कर दिया, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली द रेस्ट ऑफ द पार्टिकल्स इन द कंडक्टर विल बी डिस्प्लेसिंग themselves टू द सम अदर पोजीशन। और वो अदर पोजीशन क्या होगी? थोड़ी आगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने आप को थोड़े आगे ड्रिफ्ट कर देंगे, सारे के सारे पार्टिकल जितने भी इनके अंदर होंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ मेरे पास कि एवरेज अगर वेलोसिटी की बात करूं तो वो तो जीरो है नहीं, क्योंकि अब पोजीशन जो है डिस्प्लेस हो गई, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं है। ना ही स्पीड पहले भी जीरो नहीं थी, ना ही अब जीरो है। और स्पीड जो है वो मच ग्रेटर दैन एवरेज वेलोसिटी हो गई है, ठीक है। तो इसी एवरेज वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। इसी एवरेज वेलोसिटी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अब पता चल गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। अब इसका डेरिवेशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें और हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब ये एक कंडक्टर है, ठीक है। अब कंडक्टर में क्या होता है, वो तो उनका जो मोशन होता है पार्टिकल्स का, वो रैंडमली होता है। मान लो ये पार्टिकल है, ये इधर जाएगा इधर जाएगा इधर जाएगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ईज़ ऑफ कन्वीनियंस के हिसाब से, आसानी हो उस तरीके से हमने मान रखा है कि ये एक सीधे ही मूव कर रहे हैं, ठीक है। जितनी इसके अंदर पार्टिकल्स हैं कंडक्टर के, ठीक है। बी वोल्टेज इसके अक्रॉस अप्लाई कर रखा है, ठीक है। अब क्या होगा, एक पर्टिकुलर चार्ज की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस पर एक फोर्स लगेगा, ठीक है। वो फोर्स जो होगा वो स्मॉल इंटू कैपिटल ई होगा, ठीक है। उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक पार्टिकल का मास m है, तो फोर्स अपॉन मास क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई डिवाइड बाय m हमारा एक्सेलरेशन लिख लिया हमने, ठीक है। यू एवरेज इनिशियल कितना था? इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो होगी, क्योंकि जिस टाइम पर हमने इसको बोल्ट नहीं, कोई भी इसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई नहीं करे थे, उस समय ये रैंडमली मूव करके अपनी सेम जगह पर आ रहे थे, तो उसकी वजह से एवरेज वेलोसिटी जीरो हो रही थी, ठीक है। अब जब पार्टिकल भी वोल्टेज अप्लाई कर दिया तो थोड़ी ड्रिफ्ट हो गए, थोड़ी आगे जा रहे हैं, ठीक है। एक पार्टिकल आगे जा रहा है, रैंडमली मूव करके इधर जा रहे हैं, तो उस रैंडम पाथ को मैं कहता हूँ मीन फ्री पाथ, ठीक है। मीन फ्री पाथ मतलब कि टोटल हमने पाथ का एवरेज ले लिया, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम बेसिकली होता है जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में टकराता है, तो उनके बीच का जो टाइम होगा, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ फ्री चार्जेस इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, जिसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मेरे पास एक्सेलरेशन है, मीन फ्री पाथ मतलब कि डिस्टेंस है, टाइम है, तो क्या मैं एक मोशन की इक्वेशन लगा सकता हूँ? मेरे याद आ रही है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसी को मैंने लगाया है, ठीक है। अब एस डिस्टेंस क्या है, लैम्डा, मीन फ्री पाथ इज इक्वल टू यू टी, यू जीरो है तो इसकी ओवरऑल वैल्यू जीरो हो जाएगी, प्लस हाफ ए की वैल्यू क्या, ई इंटू कैपिटल ई डिवाइड बाई एम, टी की वैल्यू क्या है, टाउ स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन पूरा का पूरा फिट बैठ गया, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं एक टाउ को इधर ले आता हूँ डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो ये हो जाएगी लैम्डा अपॉन टी इज इक्वल टू हाफ स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई डिवाइड बाई एम अपॉन टाउ, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, दोनों ई एक साथ लेनी है मैंने, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। लैम्डा अपॉन टाउ क्या हो गया, लैम्डा इज़ बेसिकली मीन फ्री पाथ, टाउ इज़ बेसिकली रिलैक्सेशन टाइम, तो पाथ डिवाइड बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, उसी को हम कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वही तो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। तो लैम्डा अपॉन टाइम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वो क्या हो जाएगी हाफ ई इंटू कैपिटल ई डिवाइड बाई एम
इंटू टाउ, ये हो जाएगी हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे ड्राइव करते हैं वो भी देख लिया। अब आगे मूव करते हैं, थोड़ी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, एक कंडक्टर है जिसके अक्रॉस बी वोल्टेज मैंने अप्लाई कर रखा है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। मान लो मैं जानना चाहता हूँ कि इसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैंने ये पार्टिकल लिए, अब मैंने बेसिकली ये ले लिया है कंडक्टर जिसमें है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करने स्टार्ट किए और यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये लेंथ एल है। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस लेंथ में कितने चार्ज फ्लो किया, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करिए, उसको मैं टाइम से डिवाइड कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा, मतलब मेरे पास करंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात की वैल्यू अगर मैं गिवन टर्म्स में निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगी, बी डी इंटू डेल्टा टी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाइम क्या हो जाएगी, इस लेंथ की वैल्यू। अगर मैं लेंथ की बात करूँ, लेंथ क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो वेलोसिटी या स्पीड से टाइम की गुणा करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मैंने टाइम की मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पर मेरी ये लेंथ एल आ गई। अब मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्यों मल्टीप्लाई करी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही मूव करते हैं। और मान लो डेल्टा टी टाइम है वो यहाँ तक पहुँच गए, तो इसकी लेंथ निकालने के लिए बी डी इंटू डेल्टा टी कर लिया। ठीक है, अब एन इजिकल्स टू चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, मैं बताना भूल गया। चार्ज डेंसिटी मतलब ये होता है कि इस वॉल्यूम जो है इस पूरे कंडक्टर का, उसमें कितने चार्ज हैं उसको बताता है चार्ज डेंसिटी। ठीक है, बेसिकली टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम इज चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास या मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा हूँ तो ये चार्ज डिवाइड बाय वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर छोटे से वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, चार्ज डेंसिटी इज एन। अब मेरे को लेंथ पता चल गई, अब मैं इस लेंथ की एरिया से गुणा कर दूंगा तो लेंथ इनटू एरिया क्या होता है, वॉल्यूम। मुझे इस वाले पूरे पोर्शन का वॉल्यूम पता चल गया है, वो क्या हो जाएगा, बी डी डेल्टा टी इंटू ए, तो वो हमारा हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, अगर मैं वॉल्यूम की मल्टीप्लाई चार्ज डेंसिटी में कर दूंगा तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इस एरिया में कितने फ्लो कर रहे हैं वो पता चल गया। ठीक है, वो कैसे पता चल, मुझे अब टोटल चार्ज निकालना इस एरिया में, इस वॉल्यूम में कितना फ्लो कर रहा है, तो वो कैसे निकलेगा, एन मतलब चार्ज डेंसिटी से मैं गुणा कर रहा हूँ वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या, ए डी वी डेल्टा टी, ए इज एरिया और बी डी टी क्या था, लेंथ थी, तो एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम। अब मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है ई से। ई से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो चार्ज है वो वन कॉलम चार्ज नहीं है। ठीक है, वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो इसलिए मुझे ई से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कॉलम। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए ई से मल्टीप्लाई करी। तो अब इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सजा के लिखते हैं। डेल्टा क्यू हो जाएगा एन ए बी डी इंटू डेल्टा टी, ये टोटल चार्ज फ्लो कर रहा। अब मैं डेल्टा टी को इधर ले आता हूँ डिनोमिनेटर में, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी क्या होता, करंट। ठीक है, पता चल गया। और इधर क्या है, एन ए बी डी ई, तो टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा था इस वाले कंडक्टर में, वो हो जाएगा आई इजिकल्स टू हो जाएगा एन ए बी डी ई। ठीक है, ये फॉर्मूला रिमेंबर करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। धन्यवाद सुनने के लिए, काफ़ी इत्मीनान से सुना उसके लिए काफ़ी धन्यवाद। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। ठीक है, कैसा लगा वो सब।